चलिए सबसे पहले आज बात करते हैं चैप्टर 1 क्लास 12 का चैप्टर 1 अध्याय 1 में क्या कौन सा चैप्टर है? चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र क्या होता है? तो पहले विभव के बारे में समझेंगे। विभव किसे कहते हैं? ठीक है, तो विभव क्या होता है? किसी चालक की वह अवस्था, किसी चालक की वह अवस्था, किसी चालक की वह अवस्था जो यह बताएं कि किसी चालक के साथ, किसी चालक के साथ, जो यह बताएं कि किसी चालक के साथ संपर्क में लाने पर विद्युत आवेश का प्रभाव किस दिशा में होगा? किस दिशा में होगा? पहले फिर से समझना विभव क्या होता है। तो विभव जो है, विभव किसी चालक की वह अवस्था, किसी चालक की वह अवस्था जो यह बताए कि इसे किसी चालक के साथ संपर्क में लाने पर आवेश के चालक के साथ संपर्क में लाने पर विद्युत आवेश का प्रभाव किस दिशा में होगा? कौन सी दिशा में होगा? उसी को कहते हैं, क्या कहलाता है? विभव कहलाता है। विभव कहलाता है। उसके बाद स्थिर वैद्युतिकी किसे कहते हैं? स्थिर वैद्युतिकी किसे कहते हैं? तो स्थिर वैद्युतिकी से अभिप्राय किसी वस्तु को, बात समझो, स्थिर वैद्युतिकी से अभिप्राय किसी वस्तु की सतह पर निर्मित हुए आवेश से यह आवेश पदार्थ का वह गुण है, आवेश पदार्थ का यह गुण है जिसके द्वारा वह कॉपी में देखो कहाँ पर है जिस कन्या पढ़ लिया मैं। आपको बताते हैं पूरा पता। किसी चालक की वह अवस्था जो यह बताती है कि इसे किसी चालक के साथ संपर्क में लाने पर विद्युत आवेश का प्रभाव जो बताता है कि किस दिशा में होगा, इसे विभव कहते हैं। क्या कहते हैं? विभव। अरे विभव न, विभव तो वहाँ है, मैं यहाँ स्थिर वैद्युतिकी की बात कर लो तो विभव बात करिए, इसलिए वहाँ पर कॉपी सब हाथ रखो, बात को समझना है। उसके बाद स्थिर वैद्युतिकी किसे कहते हैं? तो स्थिर वैद्युतिकी जो है अभिप्राय किसी वस्तु की सतह पर निर्मित हुए वैद्युत आवेश से यह आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसके द्वारा वह वैद्युत प्रवाह एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। क्या करता है? आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसके द्वारा वह पदार्थ वैद्युत प्रवाह एवं चुंबकीय प्रवाह उत्पन्न करता है। ठीक है। वैद्युत आवेश की खोज देश के मिलेटस में रहने वाले थेल्स ने 600 ईस्वी पूर्व में की थी। 600 ईस्वी पूर्व में की थी। अब जो है आवेश का जो प्रकार होता है, आवेश का प्रकार दो होता है। पहला क्या होता है? सजातीय आवेश और दूसरा होता है विजातीय आवेश। अब सजातीय आवेश के बारे में समझेंगे। सजातीय आवेश कहते हैं किसको है? तो सजातीय आवेश किसे कहते हैं? तो सजातीय आवेश किसे कहते हैं? सजातीय आवेश एक दूसरे को अपनी ओर प्रतिकर्षित करता है। एक दूसरे को क्या करता है? प्रतिकर्षित करता है। सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। जैसे धनात्मक आवेश तथा धनात्मक आवेश के साथ क्या होगा? प्रतिकर्षित होगा।
क्या होगा, धनात्मक आवेश के साथ एक जैसा आवेश के साथ क्या होगा, प्रतिकर्षित होगा, तो प्रतिकर्षित होगा। और विजातीय आवेश में क्या होगा, एक आवेश से दूसरे आवेश को आकर्षित करती है। तो विजातीय आवेश किसे कहते हैं, तो विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आकर्षित कब करेगा, जब दो अलग अलग आवेश रहेगा, एक धनात्मक आवेश एक ऋणात्मक आवेश के बीच का क्या करेगा, आकर्षित करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा। और एक धनात्मक और एक ऋणात्मक आवेश के बीच क्या होगा, प्रतिकर्षित की आकर्षित, क्या होगा, एक धनात्मक आवेश है एक ऋणात्मक आवेश है, प्रतिकर्षित होगा कि आकर्षित होगा, आकर्षित होगा। अलग अलग आवेश विपरीत आवेश के साथ क्या होता है, प्रतिकर्षित। ठीक है। अब आवेश की ध्रुवता किसे कहते हैं, आवेश की ध्रुवता किसे कहते हैं, आवेश की ध्रुवता, तो वह गुण जो दो प्रकार के आवेश में भेद करता है, वह गुण जो दो प्रकार के आवेश में भेद करता है, आवेश में भेद करता है, आवेश की ध्रुवता कहलाता है, आवेश की ध्रुवता कहलाता है। आवेश का क्या कहता है, ध्रुवता कहलाता है। अब जो है आवेश की ध्रुवता अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेशों को धनात्मक तथा ऋणात्मक कहा। कौन कहा था, धनात्मक और ऋणात्मक, कौन कहना चाहिए, वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या कहा, धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेश को कहा। कहाँ के रहने वाले थे, कहाँ के था, अमेरिका के थे, कहाँ के, अमेरिका। अब उसी प्रकार से अब चालक की बात करते हैं, तो चालक किसे कहते हैं, तो चालक, ठीक है, चालक क्या होता है, चालक, तो चालक किसे कहते हैं, तो चालक किसे कहते हैं, चालक वे पदार्थ होते हैं, चालक वे पदार्थ होते हैं जो अपने में से इलेक्ट्रॉन या विद्युत धारा का आसानी से प्रवाह होने देता है, इलेक्ट्रॉन या विद्युत धारा का प्रवाह होने देता है। अर्थात जिन पदार्थों में विद्युत धारा का प्रवाह होता है, जिन पदार्थों में विद्युत धारा का प्रवाह होता है, उसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं, चालक। तो पदार्थ का बोलो, जैसे हो जाएगा लोहा, तांबा, चांदी इत्यादि, ये सब में क्या होगा, विद्युत का प्रवाह होगा, आवेश का प्रवाह होगा, नहीं होगा, तो उसे क्या कहते हैं, चालक। अब कहते हैं अर्धचालक। अर्धचालक किसे कहते हैं, अर्धचालक किसे कहते हैं, अर्धचालक, तो अर्धचालक उन पदार्थों को कहते हैं, अर्धचालक उन पदार्थों को कहते हैं जिनकी विद्युत चालकता, जिसका विद्युत चालकता है, ठीक है। चालकों, जैसे चालक, जो चालक चालन करेगा, तांबा में विद्युत का चालन होता है ना रे, हैं, विद्युत चालकों, जैसे तांबा से कम किंतु अचालकों से कांच से अधिक होता है, क्या होता है, कांच से अधिक होता है, जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन, कैनेडियम और सल्फाइड, ये सब क्या होगा, अर्धचालक होगा। कौन सा कहलाएगा पदार्थ, अर्धचालक पदार्थ। अब उसके बाद विद्युत रोधी किसे कहते हैं, तो विद्युत रोधी किसे कहते हैं, विद्युत रोधी किसे कहते हैं, वो पदार्थ जिसमें, वह पदार्थ जिसमें होकर क्या होता है, वह पदार्थ जिनसे होकर आवेश एवं विद्युत का प्रभाव नहीं हो सकता है, वह पदार्थ जिनसे होकर आवेश एवं विद्युत का प्रभाव नहीं हो सकता है, उसी को बोलेंगे हम विद्युत रोधी या कुचालक या विद्युत रोधी कहते हैं। कुचालक समझता क्या होता है, जिसमें आवेश का प्रभाव नहीं होता, उसे पदार्थ को कुचालक कहते हैं।
इसे क्या कहते हैं? कुचालक कहते हैं। ठीक है, तो वह पदार्थ जिनसे होकर आवेश एवं विद्युत का प्रभाव नहीं हो सकता है कुचालक या विद्युत रोधी कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत रोधी। आप बोलें कुचालक कैसे कहते हैं? तो वह पदार्थ जिससे होकर आवेश एवं विद्युत का प्रभाव नहीं हो सकता उसे कुचालक विद्युत रोधी कहते हैं। समझा कुछ बात को? जिन पदार्थों में आवेश का प्रभाव नहीं होगा, आवेश का प्रभाव नहीं होगा, उसे हम कुचालक पदार्थ कहेंगे। तो चलिए, चालक और अर्धचालक और विद्युत रोधी की बात कर लिए, अब आगे बात करते हैं। इसमें कोई दिक्कत? बोलो। चलिए, अब यहाँ से विद्युत रोधी समझ लिए? फिर से समझो, कुचालक किसे कहते हैं? तो वैसे वह पदार्थ, कुचालक किसे कहेंगे? वह पदार्थ जिससे होकर आवेश, ठीक है, आवेश एवं विद्युत का प्रभाव नहीं हो सकता है। आवेश एवं विद्युत का प्रभाव नहीं हो सकता है, कुचालक या विद्युत रोधी कहलाता है। कुचालक या विद्युत रोधी कहलाता है। समझा बात को? अब उसके बाद देखो, ये लड़का, वस्तुओं का वैद्युतीकरण निकालो। कहाँ है वस्तुओं का वैद्युतीकरण? देखो अपना, देखो कहाँ पर है वस्तुओं का वैद्युतीकरण। टॉपिक निकालो। तो टॉपिक है वस्तुओं का वैद्युतीकरण। तो दो वस्तुओं को परस्पर, कोई दो वस्तु है, ठीक है, दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ने से, दो वस्तु लो, उसको क्या करना है? आपस में दोनों के बीच यानी कि घर्षण रगड़ना है। दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ने से वस्तुओं के आवेशित हो जाने को हम विद्युतीकरण कहते हैं। वस्तुओं का वैद्युतीकरण कहते हैं। आवेशों में क्या होता है? क्या होगा? जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ेंगे तो वस्तुओं में क्या होगा? आवेश उत्पन्न होगा। आवेश उत्पन्न होने के बाद क्या होगा? अपनी ओर क्या करेगा? वह वस्तु अपनी ओर, अपनी तुलना में एक दूसरे को आकर्षित करेगा। क्या करेगा? आकर्षित न करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा। इसी विधि को हम क्या कहते हैं? वैद्युतीकरण कहते हैं। वैद्युतीकरण फिर समझाएं? समझा बात को? दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ने से वस्तुओं के आवेश हो जाने को, वस्तुओं में आवेश हो जाने को वैद्युतीकरण कहते हैं। वैद्युतीकरण कहते हैं। ठीक है, अब चलिए, अब जो है आवेश के गुण, ठीक है, आवेश के गुण का बात करते हैं। आवेश में किस प्रकार का गुण होता है? पहला बात करते हैं प्रतिकर्षण तथा आकर्षण क्या होता है। आवेश में का गुण जो है, पहला प्रतिकर्षण और आकर्षण। तो समान प्रकार के आवेशों में क्या होता है? प्रतिकर्षण होगा। समान प्रकार के जब आवेश रहेंगे तो उसमें क्या होंगे? प्रतिकर्षण होंगे। समान प्रकार के आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। और विपरीत प्रकार के आवेशों में क्या होगा? आकर्षण होगा, यानी कि आकर्षित करेगा अपनी ओर। विपरीत प्रकार के दो अलग अलग आवेश रहेगा, एक धनात्मक और ऋणात्मक आवेश के बीच क्या होगा? आकर्षण होगा। जब एक धनात्मक और धनात्मक आवेश के बीच क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। ठीक है, तो समान प्रकार के आवेशों में प्रतिकर्षण तथा विपरीत प्रकार के आवेशों में आकर्षण होता है। ठीक है, अब वैद्युत प्रेरण की क्या होता है? किसी चालक वस्तु पर अन्य आवेशित किसी वस्तु के केवल उपस्थिति के कारण आवेशित के प्रेरित होने की घटना को विद्युत का प्रेरण कहते हैं। विद्युत का प्रेरण। ठीक है, वस्तु के केवल उपस्थिति के कारण आवेश में प्रेरित होने की घटना को हम विद्युत का प्रेरण कहते हैं। अब जो है आवेशों के योग का गुण, आवेशों के योग के गुण। तो किसी निकाय का कुल आवेश, कोई भी प्रकार का निकाय है, ठीक है, किसी निकाय का कुल आवेश
पृथक पृथक आवेशों को विजातीय योग होता है। क्या होता है? विजातीय योग होता है यदि निकाय में पृथक आवेश, यदि निकाय में पृथक आवेश Q0 Q1 इंटू Q2 माइनस Q3 इंटू Q4 होते हैं तो कुल निकाय आवेश का क्या मान होगा? Q बराबर Q0 के बराबर होगा, Q0 के बराबर होगा। ठीक है। अब उसके बाद आवेश के संरक्षण का बात करते हैं। आवेश का संरक्षण, तो आवेश का संरक्षण, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ये लड़का, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश का संरक्षण किसे कहते हैं समझना। तो आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश को एक वस्तु से दूसरे वस्तु को स्थानांतरित किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश को एक वस्तु से दूसरे वस्तु तक स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक है। इसमें आवेश के मात्रा पर वेग का कोई प्रभाव नहीं होता है। आवेश के मात्रा पर वेग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आवेश का क्वांटम प्रकृति, आवेश का क्वांटम प्रकृति क्या होता है? तो मूल आवेश किसी वस्तु पर, मूल आवेश किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के परिमाण के पूर्णांक, आवेश के पूर्णांक के परिमाण के पूर्णांक गुणक के बराबर होते हैं। किसके बराबर? गुणक के बराबर होते हैं। यदि बात करते हैं हम, एक इलेक्ट्रॉन का मान क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन का मान होता है 1.6 गुने 10⁻⁻⁻19 जूल के बराबर होते हैं। और आवेश का इसे P से प्रकट करते हैं। किसे? P से प्रकट करते हैं। आवेश का संरक्षण को इसे P से प्रकट करते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन का मान होता है 1.6 गुने 10⁻⁻19 जूल के इक्वल होते हैं। ठीक है। तो इसका SI यूनिट का बात करते हैं। आवेश का मात्रक का बात करते हैं, कूलॉम होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलॉम। ठीक है। अब जो है इसी प्रकार से Q बराबर प्लस माइनस में निगेटिव या पॉजिटिव इसका संख्या के विस्तारित के रूप में इसको समझा सकते हैं हम। अब उसके बाद कूलॉम के नियम समझ लो। कूलॉम के नियम किसे कहते हैं? कूलॉम के नियम, कूलॉम का नियम। तो दो बिंदुओं आवेश के बीच कार्य करने वाले आकर्षण तथा कार्य करने वाला, दो बिंदुओं के बीच, यहाँ दो बिंदु प्लस यानी कि एक Q1 है Q2 है, Q1 है Q2 है। तो दो बिंदु के बीच कार्य करने वाले आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल, परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी, इसका बीच का जो दूरी होगा, इसका बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इस बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में होती है। क्या होता है? रेखा की दिशा में होता है। 1785 में कूलॉम ने दो आवेशों के बीच, 1785 में कूलॉम ने दो आवेशों के बीच कार्य करने वाला बल के संबंध में नियम दिया, जिसमें कूलॉम का नियम कहते हैं। यहाँ दो वस्तु है, एक Q1 Q2। ठीक है। दोनों क्या है? एक ही प्रतिकर्षण के लिए, क्या है? प्रतिकर्षण के लिए बात कर रहे हैं। दो प्लस Q1 आवेश भी क्या है? धनात्मक आवेश है।
और इधर भी क्या है, धनात्मक आवेश, तो दोनों के बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, प्रतिकर्षण होगा ना। Q1 और Q0 के इक्वल क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। इसका बीच की दूरी कितना, r है, इसका बीच की दूरी r है। इसका कार्य भी बदलेगा, इसका फोर्स भी क्या होगा, एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। क्या करेगा, जब समान आवेश रहेगा तब। उसी प्रकार से दो अलग यानी कि दो धनात्मक आवेश है, दो धनात्मक आवेश Q1 Q2 है, तो दोनों के बीच क्या हो सकता है, प्रतिकर्षित हो सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ से, अब एक धनात्मक आवेश है, एक बिंदु ऋणात्मक आवेश है, एक बिंदु धनात्मक आवेश है, एक ऋणात्मक आवेश है, तो दोनों के बीच क्या हो सकता है, तो दोनों के बीच आकर्षण हो सकता है, होगा ना। तो दोनों के बीच क्या होगा, आकर्षण होगा। इसका दूरी के मान के क्या दिया गया है, इसका r दूरी पर स्थित है, एक Q1 और Q2, इसका बीच की दूरी क्या है, r है। आई दोनों के बीच क्या होगा, Q1 क्या है, धनात्मक आवेश है, Q2 कितना है, यानी कि ऋणात्मक आवेश है। दोनों के बीच की दूरी क्या होगा, आकर्षण करेगा। तो फिर उसके बाद एक ऋणात्मक आवेश है, एक धनात्मक आवेश है, आकर्षण दोनों के बीच क्या होगा, आकर्षण होगा। यदि दो भिन्न भिन्न आवेशों में मध्य दूरी अधिक है तो बल कम लगेगा। इसका क्या बोलना मतलब हुआ, तो दो भिन्न भिन्न आवेशों के मध्य दूरी अधिक है, जब दो मध्य उसका अधिक दूरी होगा तो बल क्या होगा, कम लगेगा। क्या होगा, बल। उसके बाद F के समानुपाती Q0 और F के समानुपाती Q2, F के समानुपाती क्या हो जाएगा, Q1 इंटू Q2 के बराबर होगा। F के समानुपाती 1/r का स्क्वायर, 1/r का स्क्वायर। अब उसी प्रकार से यहाँ से बात करते हैं, F के समानुपाती क्या हो जाएगा, F के समानुपाती Q1 इंटू Q2/r का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ NC का -2 का क्या आ जाएगा, बराबर m का स्क्वायर। तो कूलॉम को C से सूचित करते हैं, न्यूटन का को m से, तो न्यूटन का मान कितना होता है, 9.98 गुने 10⁻⁹ जूल के बराबर होते हैं।